जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति में। हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो हमारे अतीत था भाग 1 वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 का हमारे अतीत द्वितीय भाग को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब यहाँ 1000 का इतिहास, 1000 वर्ष का इतिहास दिया गया है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं। इसमें दो मानचित्र दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। दो मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के बारे में कहा गया, पहला वाला मानचित्र के बारे में, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र बनाया है, कौन बनाया था? अल इद्रिसी। इस व्यक्ति का क्या नाम था? अल इद्रिसी। और एक मानचित्र यहाँ पे नीचे बनाया गया है, यहाँ पे इसको देखिए। इसके बारे में कहा गया है 18वीं सदी के आरंभ में गिबलॉम द लिस्ले के एटलस नुबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। तो दोनों में ही भारत का ही मानचित्र दिखाया गया है, लेकिन अलग अलग कालखंडों में। ऊपर कहा गया है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। जब पढ़ना ही है तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कहते हैं मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। अल इद्रिसी कहाँ के थे? अरब के थे। 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो यह उपमहाद्वीप किसको दर्शा रहा था? भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शा रहा था। और मानचित्र 2 जो कि नीचे दिया गया है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 में बनाया था। तो ऊपर वाला 1154 में बना था और नीचे वाला 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। तो मतलब ऊपर के जो मानचित्र दिया गया था उसमें दक्षिण भारत को कहाँ दर्शाया गया है? उत्तरी हिस्सा में, जो अभी के समय में उत्तरी हिस्सा होता है उसको दर्शाया गया है वहाँ पे दक्षिण भारत के जगह को। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। पहले के मानचित्र में जो सूचना थी और ये जो बनाया गया था बाद के मानचित्र, इसमें क्या हो गया? काफ़ी सूचनाएं बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। कौन सा? सेकेंड वाला। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में, इसको पढ़ते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें। तटीय इलाका मतलब समुद्र के तट के किनारे किनारे जो राज्य था, क्षेत्र था, उसके बारे में बोला था। और भीतरी इलाके मतलब तट के अंदर के जो राज्य था, क्षेत्र था, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उसमें भी उतने ही ब्यौरे मतलब जानकारी है जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है?
आगे देखिए, इतनी ही नहीं महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इतिहास कब इतिहास लिखते हैं? जब पुराने दस्तावेज को, नक्शे को, लेखों को अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। नई और पुरानी शब्दावली, पुराने और नए और पुराने शब्द के बारे में कहता है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? सूचना का अर्थ बदलता है, इसका मतलब वहाँ का भाषा भी बदलता होगा और जो भाषा बोला जाता था उसका अर्थ भी बदल सकता है समय के साथ। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, फारसी एक भाषा है, आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब फारसी भाषा जो पुरानी फारसी भाषा थी, मध्य युग की फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से क्या थी? वो भिन्न थी, अलग थी। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हिंदुस्तान किसको बोला जाता है? भारत देशों का, भारत देश का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदुस्तान बोलते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज, फारसी इतिहासकार कौन थे? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था, उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो मिनहाज ए सिराज जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, किस क्षेत्र के लिए किया था? तो वो किया था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र के लिए। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में आते थे, और ये सब जो क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, दिल्ली के सुल्तान जो शासक वहाँ के हुआ करते थे उसके अधीन ये क्षेत्र आया करते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब हिंदुस्तान का मतलब कभी था ही नहीं, भारत ही नहीं था, उसके लिए किसी विशेष क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, और दक्षिण भारत तो दक्षिण में था, इसकी तो कोई बात ही नहीं थी। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में। 14वीं सदी के कवि कौन थे? 14वीं सदी के कवि थे कौन? अमीर खुसरो थे। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो आज हम हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में देखते थे, लेकिन शुरुआती समय में जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि दो लोग अलग अलग अर्थों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। मिनहाज ए सिराज कहाँ के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे? तो वो किए थे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र के लिए। वही बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था भारत के निवासियों के संस्कृति के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ के पशु पक्षियों के बारे में
इस सब के बारे में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अतीत का मतलब होता है पुराने समय में, और इतिहासकार किसको कहते हैं? जो लोग इतिहास लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। मतलब जो उस समाज का हिस्सा नहीं था और दूर के लोग थे, जिसको वहाँ के संस्कृति का कोई अता पता नहीं था, तो वो उसके लिए क्या लगता, नया लगता था, उसको लोग क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। ब्रैकेट में दिया है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी हो जाता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नगर मतलब होता है शहर, शहर के लोगों के लिए गांव वाले विदेशी हो जाया करते थे, और गांव के लोगों के लिए नगर वाले लोग यानी शहर वाले लोग क्या हुआ करते थे? विदेशी हुआ करते थे। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान थे या दो लोग थे, यदि वो अलग अलग धर्म के थे या अलग अलग जाति के होते थे तो उसको अजनबी नहीं कहा जा सकता, विदेशी नहीं हुआ करते थे। आगे इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार मतलब इतिहास को लिखने वाले, और उनके स्रोत मतलब वो जो इतिहास लिखते हैं वो जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है। देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम लोग अतीत का पहला भाग जो था क्लास 6 का, उसके बारे में हम गुप्त वंश के शासक जैसे समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, इस सब के बारे में पढ़े थे, और हर्षवर्धन जो कुषाण वंश का शासक था उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला मतलब पुराने भवन या पुराने मंदिर जो हुआ करते थे, स्तूप हुआ करते थे, उससे तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब इस चीज़ से वो क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं और इतिहास के बारे में लिखते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। जब ये इतिहास लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है सो पुरानी जो थी वैसे की वैसे ही आ जाती है, और बहुत ऐसे सारी चीज़ मिलती है जिसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हुआ? कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। कब के बारे में बात करते हैं? 700 से 1750 ईस्वी के बीच के समय के बारे में कर रहा है। इस समय में कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जित अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। कागज पर ये सब चीज़ लिखने लगे। कौन कौन सी चीज़ लिखा जाने लगा?
धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों का लेखन, उपदेश और उस समय की जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। ये सब लोग क्या करते थे, पांडुलिपि को एकत्रित करते हैं। पांडुलिपि किसको कहते हैं, पेड़ के छाल पर, पेड़ के पत्तों पर या फिर विभिन्न प्रकार के सामग्रियों पर जो लिखे जाते थे उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार कहाँ किसको कहते हैं, जहाँ पे पुराने चीज़ को रखा जाता है, सरकारी दस्तावेज और पुराने बहुत सारे चीज़ को जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। किसका उपयोग, पांडुलिपि का उपयोग करना काफ़ी कठिन होता है। उन दिनों छापा खाने तो थे नहीं, मतलब छापा खाना कहने का मतलब किसी कागज पर तो छपाई होती नहीं थी, इसीलिए लिपिक नकल 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो उस टाइम में तो छापने की कोई मशीन नहीं थी, तो इसलिए लोग क्या करते थे, पांडुलिपि से बैठ करके जैसे नोट करते हैं, नकल करके उसको क्या करते थे, दूसरे पेज पर लिखा करते थे। इसको समझने के लिए आगे लिखा है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। किसी को, बच्चे को यदि होमवर्क नोट करने के लिए किसी दूसरे के कॉपी से कह दिया जाता है तो कितना मुश्किल काम लगता है, इतना मोटा कॉपी को कैसे हम फेयर करेंगे या फिर उसको उतारेंगे। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। ऐसा ही समस्या जो है सो पांडुलिपि से लिखने में हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति पांडुलिपि की नकल करते दूसरे डायरी में या दूसरे पेज पर नोट कर रहे हैं। इधर देखिए बॉक्स में दिया गया है, क्या सब है, अभिलेखागार के बारे में लिखा है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारी के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुरानी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक संग्रहित वस्तु को, संग्रहित चीज को रखने का एक स्थान होता है। कौन चीज, अभिलेखागार। आगे हैं तो नोट करने में क्या होता है, महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है। मतलब उसमें जो लिखा गया वो स्पष्ट रूप से यदि नकल करते वक्त समझ में नहीं आता है तो उसको लोग क्या करते हैं, अपना अंदाज लगाते हैं कि क्या लिखा हो सकता है। उसमें लिखने में थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, गलती भी हो जाती है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, मतलब कभी शब्द में तो कभी कोई वाक्य में क्या हो जाया करता था, गलती हो जाया करता था नकल करने में। सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। मतलब मूल स्रोत एक ही था और उसको नकल करने के कारण कुछ न कुछ कठिनाई आती थी, और कठिनाई थोड़ा थोड़ा कठिनाई वो जो हुआ करता था वो गलती में बदल जाता था, और उसका मतलब ही क्या होता था, दो प्रतिलिपि में दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रतिलिपि में क्या था, उसका मीनिंग बदल जाया करता था, अर्थ बदल जाया करता था। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। वो जो प्रतिलिपि मूल रूप से जो पांडुलिपि लिखा गया था वो तो कहीं खो गया या फिर खराब हो गया,
और उसका जो नकल है वो नकल बचा हुआ है, और उसी नकल को हम प्रतिलिपि बोलते हैं, और प्रतिलिपि का अध्ययन करके इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी भी क्या थे, 14वीं सदी के इतिहासकार थे। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, मतलब 1356 में जो लिखा था वो और बाद में जो लिखा था उसके 2 साल बाद, दोनों में क्या है, काफ़ी अंतर है। 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो इतिहासकार जब जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो पहला जो वृत्तांत था जियाउद्दीन वर्णी की जो पहली लिखा हुआ वृत्तांत था उसके बारे में पता नहीं थे। इतिहासकार किससे अध्ययन करते थे, तो 2 साल बाद जो आया था वृत्तांत उससे अध्ययन करते थे, लेकिन बाद में पहले वाले के बारे में भी पता लगा। आगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। मतलब 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में क्या हुआ, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी का दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र मतलब बारूद वाले हथियार जो हुआ करते थे, इसका इस्तेमाल होने लगा। कब, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में। इस उपमहाद्वीप में, किस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में तरह तरह का खान पान भी आया। कौन कौन चीज़ आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इसमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। इस समय के जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाने आने लगे थे ज़्यादा तौर पर। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें से एक समुदाय था राजपूत। मतलब राजपूत का जो समुदाय था उसका क्या हुआ, महत्व बढ़ा। राजपूत नाम से मतलब है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो बाद में ये लोग क्या हो गए थे, जो राजपूत होते थे, ये एक योद्धा का एक समूह बन गया था और इसका वर्ण का क्या नाम पड़ गया, क्षत्रिय वर्ण। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब क्षत्रिय उन लोगों को भी कहते थे जो सेना में भी शामिल हुआ करते, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख,
जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपि और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति थे आदि समूहों ने भी उठाया। मतलब राजनीतिक दृष्टि का महत्व किसने उठाया था? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। किस काल में? 700 से 1750 ईस्वी के बीच के समय के बारे में कह रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो लोग जंगल में रहते थे, जंगल की तो कटाई होना शुरू हो गया, तो वहाँ के वनवासी जो हुआ करते थे उसको वो जगह छोड़ करके क्या हुआ? भागना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की खुदाई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग वहीं रह करके कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, उपमुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो ये सब लोग क्या हो गया था? प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। कौन? वो जो पर्यावास के लोग थे वो। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, टैक्स चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। और वहाँ के लोग जो स्थानीय मालिक वर्ग हुआ करता था उसके यहाँ क्या करना पड़ता था? बेगारी करनी पड़ती थी, मतलब मजदूरी करनी पड़ती थी, उसके यहाँ जाकर के काम भी करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। तो दो प्रकार के किसान हुआ करते थे। कुछ लोग खेती ज़्यादा किया करते थे जिसका ज़मीन उपजाऊ था, तो कुछ लोग क्या करते थे? मवेशी पालते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ खास काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। मतलब जो लोग जिस तरह से प्रगति कर रहे थे, जिस ढंग का काम कर रहे थे, उसको जाति में ही उपजाति बना दिया गया और किसी को ऊंचा तो किसी को नीचा स्थान दिया गया। ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा होता था तो किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा। यानी एक ही जाति के लोग दो अलग अलग स्थानों पर रहते थे तो उसको देखा जाता था कि किसके पास सत्ता है, किसके पास पावर है, तो इस चीज़ को लेकर उसका दर्जा दिया जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मतलब ये सब एक छोटे से किसी राज्य का एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था। आगे है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल के बारे में हम लोग अध्याय 2 में देखेंगे, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में और मुगल के बारे में अध्याय 4 में देखेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली के एक सुल्तान थे, शासक हुआ करते थे, जिसका क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन, जो कब से कब शासन किए थे? 1266 से 1287 ईस्वी तक। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। किसको विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया? गयासुद्दीन बलबन को, जो कहाँ शासन करता था? तो दिल्ली वाले क्षेत्र पर शासन करता था।
जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इसका साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इस दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। आगे भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में बोला जाता था, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोला जाता था, गुजरी जो गुजरात में, मबारी जो तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता था। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानते हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची में उन भाषाओं के नाम बताइए जो उसके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक हैं उनके रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उसको घेरा कीजिए। आगे देखिए, सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। मतलब भौगोलिक क्षेत्र जो था उसका तय हो चुका था कि इतना क्षेत्र उस साम्राज्य का है तो इतना क्षेत्र उस राज्य का है। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। मतलब एक राज्य एक बगल वाले राज्य से क्या करते थे, मतलब संघर्षरत रहा करते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले थे। आगे 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मतलब मुगल वंश जो था खत्म होने वाला था, अंतिम कगार पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। एक बड़ा साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो क्या हुआ, फिर से नए राज्य उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्र में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान
धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। किसका दबदबा बढ़ता गया? ब्राह्मणों का। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अप्रवासी कहने का मतलब जो लोग एक देश छोड़कर के दूसरे देश चले जाते हैं या फिर एक राज्य छोड़कर के दूसरे राज्य चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो मुसलमान का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्मों की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो मुसलमान का जो नेता मानता था किसको? पैगंबर साहब के दामाद, जिसका नाम क्या था? अली। वो किससे संबंधित थे? तो शिया समुदाय से संबंधित थे। और दूसरा था कौन? सुन्नी। मुसलमान दो प्रकार के, एक शिया और एक सुन्नी। शिया कौन थे? जो अली के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था उसको कहते हैं शिया। और जो लोग सुन्नी थे खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो मुसलमान में एक पद बनाया गया था जिसको कहते थे खलीफा। वो क्या करते थे? वो भी इस्लाम का ही प्रचार करते थे। तो अली जो शिक्षा देता था वो मुसलमान शिया के अंतर्गत आ गया, और खलीफा के द्वारा जो इस्लाम के बारे में रुचि रखते थे उसको क्या कहा गया? सुन्नी कहा गया। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आगे समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है।
यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बटा दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता को भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, यही क्लास 7 के इतिहास में। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को ध्यान में देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। यहाँ भी संभव हो यह देखो कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसे कि वैसे ही रहा। इस प्रकार से पहला अध्याय खत्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।